कई सवालों को जन्म दे दिया है और इस पूरे इलाके में जिस तरीके से एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है, कल से मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो रही है। आज तिब्बत में चीन ने अपनी सेना के दमखम को दिखाया। कई सवालों को लगातार जन्म दिया जा रहा है इस पूरे इलाके को लेकर। इस पर हम खास तौर से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ साथ विशेषज्ञ की टीम भी होगी। लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि हालात ये किस तरीके के सवाल खड़ा कर रहे हैं। बॉर्डर पर धक्का मुक्की और बीजिंग से गीदड़ भभकियां देते देते चीन अब खुलेआम धमकियां देने पर उतर आया है। 62 की जंग की याद दिलाने वाला दांव बेअसर पड़ गया तो चीन ने आगे बढ़कर सीधे फौजी कार्रवाई की ही धमकी दे डाली। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि अगर भारत ऐतिहासिक सबक सुनने से इनकार करता है तो सिक्किम के हालात से निपटारा फौजी कार्रवाई के जरिए करने के लिए चीन मजबूर हो जाएगा। धमकी के साथ ही चीनी सेना ने बॉर्डर के करीब युद्धाभ्यास की भी शुरुआत कर दी है। इसमें चीन के सबसे आधुनिक P-96 टैंक भी शामिल हुए। लेकिन भारत ने चीन को गीदड़ भभकियां छोड़कर हद में रहने की नसीहत दे दी थी। मैं समझता हूँ ये डिप्लोमेटिक लेवल पे ये इशू हल हो सकता है। हम यही चाहते हैं जहाँ पे पहले चाइनीज थे वही स्थिति बनी रहे। चाइना जो भूटान की टेरिटरी में आगे बढ़ रहे तो हम यही चाहते कि आप आगे मत बढ़ो। ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये हमारा स्टैंड है। ताजा धमकी के साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके जर्मनी में पीएम मोदी से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की संभावना को भी खारिज कर दिया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में शनिवार से G20 देशों का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें दोनों नेता शामिल होंगे। हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के लिए मौजूदा माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि सिक्किम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जवाब में भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हैम्बर्ग में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। माना जा रहा है कि चीन की इस छटपटाहट की बड़ी वजह पीएम मोदी का इजराइल दौरा भी है, जिसे भारत की विदेश नीति में चीन बड़े बदलाव के तौर पर देख रहा है और ये बदलाव उसे पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट के खिलाफ खतरे की घंटी के तौर पर सुनाई दे रही है। दरअसल चीन डोकलाम इलाके में सड़क बनाकर यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर संक्रे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पकड़ बनाना चाहता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और इसी चिकन नेक के जरिए उत्तर पूर्वी राज्य भारत से जुड़े हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया के ताकतवर देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंध क्या चीन को परेशान कर रहे हैं या फिर मसला कुछ और है? हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता, संजय झा कांग्रेस के नेता, राजीव डोगरा विदेशी मामलों के जानकार, जनरल अशोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और चीन के मसलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल आप ही से, धमकी दी जा रही है, इसमें कोई गंभीरता है या सिर्फ यह एक स्ट्रेटेजिकली हिस्सा है चीन का? मुझे लगता है कि वो एक तरह से भारत की जो डिटर्मिनेशन है उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि कहां तक भारत भूटान के लिए आगे बढ़ेगा, और उसका सीधा जो इसका निशाना है वो भारत और भूटान की दोस्ती पर है। वो इसलिए कि यदि भारत बहुत बढ़ चढ़ कर बात करता है तो भूटान में ऐसी कई आवाजें निकलनी शुरू हो जाएंगी जो कहेंगी कि भारत को हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। पहले से ही कुछ लोग ये बात कहना शुरू हो गए हैं भूटान में अभी कि भारत की अपनी सुरक्षा का मसला है और उसकी वजह से वो भूटान को इस डोकलाम प्लेटो पर अधिकार जमाने की बात समझा रहा है। भूटान को अपने आप में कोई बड़ा सुरक्षा का मसला नहीं होता कि ये जो डोकलाम प्लेटो है ये भारत के पास रहता है या चीन के पास। तो एक हद तक वो हमारे साथ है, हमारे विशेष। चाइना का थ्रेट सीरियस है या नहीं है?
चाइना का थ्रेट मुझे लगता है कि इस वक्त सीरियस नहीं है, ये पोस्चरिंग है इस वक्त, क्योंकि चाइना बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट्स में इस वक्त फंसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो युद्ध की ओर बढ़ना चाहेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा उलझा हुआ मामला इस वक्त साउथ चाइना सी में है उसके लिए, और उसके साथ साथ और कई मसले हैं, रूस के साथ हैं, जापान के साथ हैं। तो बहुत सारे फ्रंट्स को वो खोलना नहीं चाहेगा साइमल्टेनियसली, पर ये एक तरह से कहें कि पोस्चरिंग उसकी जारी रहेगी, और उसकी हैसियत है कि वो इस तरह की पोस्चरिंग बनाए रखे काफी देर तक। अगर अशोक मेहता जी, अगर ये सिर्फ पोस्चरिंग है जैसा स्वर्ण सिंह कह रहे हैं, तो इसकी जरूरत भी क्यों पड़ी? ये पोस्चरिंग है, लेकिन आप भी मान रहे हैं ये पोस्चरिंग है? पोस्चरिंग है कुछ, लेकिन इसको गंभीरता से लेना चाहिए पोस्चरिंग को भी, क्योंकि अगर आप पिछले 1962 का युद्ध जो हुआ था, वो लाइन हम कह रहे थे कि थागला रिज है और चाइनीज कहते थे हाथुंगला रिज है। जिमीथांग तो लाइन ऑफ कंट्रोल या मैकमोहन लाइन के ऊपर गड़बड़ हुई। सुमद्रो चू जब हुआ 1986 में, वो भी इसी तरीके से चाइनीज अंदर तवांग के वेस्ट की तरफ वो अंदर आ गए, और हमने जो उसका रिज था हाथुंगला रिज को, जो पीछे वाला रिज है, उसको पकड़ के हम बैठ गए। वो स्टैंड ऑफ कम से कम 10-11 महीने तक चला, जब तक राजीव गांधी बीजिंग नहीं गए 86 साल, और उसके बाद दोनों साइड को विड्रॉ करना पड़ा। और ये जो बात अभी चल रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि निशाना आपका भारत पर है, चाइना का निशाना भारत पर है, लेकिन टारगेट भूटान है। और हमें एक चीज बताइए, आप जब इतिहास को टटोल रहे हैं, आप सोमदोंग का जिक्र कर रहे हैं, ये सही है 87 में राजीव गांधी को डेंग ने बुलाया और उसके बाद स्थितियां अनुकूल हुई, लेकिन उस वक्त जमीन हिंदुस्तान की थी, अरुणाचल प्रदेश की जमीन थी, इस वक्त जमीन भूटान की है। स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर कूटनीतिक दृष्टि से देखें अगर, तो यही सवाल उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका भी उठाता है, यही सवाल चाइना भी उठा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी जो है चीन की क्या है? ये सिर्फ अगर पोस्चरिंग है तो पोस्चरिंग का मतलब सिर्फ, तो मैं कह रहा हूं जी, आप निशाना लगा रहे हैं भारत पर, लेकिन टारगेट कर रहे हैं भूटान को, कि उसको, जैसे यहां बयान हुआ, उसको मैं इंग्लिश में कहूंगा अनहिंज करना, डीलिंक भूटान फ्रॉम इंडिया। वो अगर आप 1967 में भी देखें, बिल्कुल यही हरकत डोकालम प्लेटो पे हुआ है। उस समय भी चाइनीज ने कहा कि डोकलम प्लेटो में भारतीय सेना आ गई है, और उस समय चुनौती दी गई भूटान के राजा को कि आप क्यों भारत के साथ लगे हुए हैं, आप सॉवरन देश हैं। और इस टाइम पे भी बार बार चाइना कह रहा है, व्हाई इज इंडिया कवरिंग अप फॉर भूटान? इंडिया इज कवरिंग अप फॉर भूटान क्योंकि हमारी उनके साथ एक डिफेंस की ट्रीटी है 1949 और 2007 में। एक्चुअली उसमें डिफेंस की ट्रीटी नहीं, वो कह रहे हैं कि दोनों देश विल कंसल्ट फॉर म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट। ये छुपी हुई बात नहीं है। 1962 के बाद से हमारी मिलिट्री इमट्राट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी टीम वेस्ट भूटान में है। हमारे फौजें वहां पर मौजूद हैं भूटान के अंदर। लेकिन आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा है अभी के टाइम पर। 67 में भी हुआ है, मैंने जैसे बिल्कुल ये हो चुकी है बात जी, बिल्कुल डोकाला में। हाँ। ये दोबारा हो रही है और दोबारा
चाइना भूटान को कह रहा है कि भाई तुम नहीं, आप लोग जिस पोस्चरिंग का जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ राजीव डोगरा जी भी जुड़ चुके हैं। और राजीव डोगरा जी, जिक्र है चाइना की, ये पोस्चरिंग है। हम एक हिस्सा छोटा सा बताते हैं। पोस्चरिंग का मतलब स्ट्रेटेजिकली क्या इस रूप में आगे बढ़ना है, क्योंकि चीन के जो सरकारी मीडिया है उसने आज सिक्किम को लेकर भी कह दिया सिक्किम की आजादी का समर्थन उन्हें करना चाहिए। यानी चीन अपने बारे में कह रहा है हमें इस मसले पर अपना स्टैंड बदलना चाहिए। 2003 में चीन ने सिक्किम पर भारत के कब्जे को मान लिया था, लेकिन वो अपने स्टैंड को फिर से बदल सकता है। ये पूरी स्ट्रेटेजिकली चीन की जो है, ये सिर्फ पोस्चरिंग की है या एक डेंजरस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? राजीव डोगरा जी। देखिए, डिप्लोमेसी में एक तो कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए जी, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें आशा की किरण कहीं ना कहीं हो सकती है। पर आपके सवाल का जवाब अगर संक्षेप में मैं दूं तो मैं यही कहूंगा कि स्थिति नाजुक है और इसमें दोनों देश बहुत बड़े देश हैं, दोनों देश के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला कदम फूक फूक के और संभल के चले। पर एक डिप्लोमेट होने की एक बैकग्राउंड से मैं एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि फॉरेन सर्विस में मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए यंग अंडर सेक्रेटरी भूटान और नेपाल थी। और ये जो मामला है, अगर इतना ही नाजुक होता चीन के लिए तो 70s में क्यों नहीं इन्होंने हो हल्ला बोला? अब क्यों वो आर पार की स्थिति के ऊपर आ गए हैं? इससे पहले भी बातें हुई हैं, पर कभी ऐसी बात नहीं हुई है कि चीन को ने ऐसा दबाव डाला हो कि ये हमारी जमीन है। चीन ने पहले ये कभी नहीं, 70 में नहीं कहा था, 80 में नहीं कहा था, 90 में नहीं कहा था, 2000 के दशक में नहीं कहा था। बात करते रहे थे, इनफैक्ट कुछ एक्सचेंज की बात करते रहे थे टेरिटरी की, जो हमेशा वो हर अपने नेबर से डोगरा जी, आपने एक अच्छा जिक्र किया डिप्लोमेसी का। आपको बताऊं, ओके, नहीं डोगरा जी, एक चीज का जवाब चाहेंगे। डोगरा जी एक मिनट, एक चीज का और जवाब चाहेंगे। डिप्लोमेसी में निराशा नहीं होनी चाहिए और एक उम्मीद बनी रहनी चाहिए, लेकिन अगर एक जगह पर दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और चीन कह रहा है कि कोई मुलाकात नहीं होगी, भारत कह रहा है कि हमने तो कोई मुलाकात का जिक्र भी पहले नहीं किया, यह सिचुएशन डेंजरस है। हैम्बर्ग में G20 और ब्रिक्स की बैठक होनी है, वहां दोनों नेता होंगे। देखिए, अगर चीन, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि गंदा वर्ड है, पर नीची हरकतों पे आ जाए तो हो सकता है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों तो हाथ ना मिलाएं चीन के नेता, ये भी हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि हर शिखर सम्मेलन में हर देश की मुलाकात हो। अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की थी, तो चीन ऐसी हरकतें करता है, अपने एलाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई के साथ भी की है हाल ही में, पिछले महीने में। तो मुझको ये हैरानी नहीं होगी कि अगर मुलाकात ना हो, पर फिर भी चांसेस हैं, चाहे वो G20 की मीटिंग हो या ब्रिक्स की जो सेपरेट मीटिंग है, कि आमने सामने आए, कुछ हेलो हाय हो और उसमें भी कुछ आगे का रास्ता निकल। संजय झा जी, कांग्रेस इस पूरे प्रोसेस को किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री इजराइल में हैं और इधर चीन लगातार जिस सिचुएशन का जिक्र कर रहा है, उसका मीडिया कर रहा है, उसका फॉरेन मिनिस्टर मंत्रालय कर रहा है, विदेश मंत्रालय कर रहा है, ये सिचुएशन सिर्फ पोस्चरिंग है या स्थिति कुछ और है और पहली बार एक नए तरीके से देश को सामने आना चाहिए? देखिए प्रसून जी, मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि चीन काफी विस्तारवादी है, उनका रवैया एक तरीके से देखेंगे वो बहुत अभिलाषी भी हैं। जैसे कुछ ही पैनलिस्ट ने सही कहा कि उनके सामने ढेर सारे मसले हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर एक तरीके से हालात हैं। ये मत भूलिएगा कि 2007, 2008 और 2013 ये 4-5 साल पहले चीन और भारत ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे।
तो इससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर हमारे संबंध में एक तरीके से बहुत सारी खामियां हैं और तनाव बढ़ा है, उस पर कोई दो राय ही नहीं हो सकता है। ये मत भूलिएगा कि 1962 के युद्ध के बाद ये पहली बार लगभग 5 हफ्ते तक हम देख रहे हैं कि सीमा रेखा पर एक तरीके से इतना तनाव है। और ये मत भूलिएगा कि इस साल लगभग 200 से ज्यादा बार घुसपैठी भी हुई है हमारी सीमा रेखा पर ना। ये सब हम लोग सब जानते हैं कि ये 4000 किलोमीटर का एक सीमा रेखा है और इस पर एक तरीके से कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो कोई सहमति नहीं है, परंतु अभी जैसे हालात हैं इसको हम न नकारें न नजरअंदाज करें, यह हमारे हित में होगा। ये बात सही है कि चीन का, जैसे आपने उनका व्यवहार देखा साउथ चाइना सी में, जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत से एक फैसला आया तो चीन ने उसको भी ठुकरा दिया। तो चीन अंतर्राष्ट्रीय जितने भी परंपराएं हैं उसका उल्लंघन करने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। और एक तरीके से हम तो समझते हैं कि भारत के लिए जो समस्या है वो ये है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, अब भूटान भी आ रहा है, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, हर जगह चीन एक न एक तरीके से हावी हो रहा है, जिसको कहते हैं कि चीन अपनी हेजेमनी को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। 2-3 सवाल निकल कर आ रहे हैं सुधांशु जी, हम जो बहस में शुरुआत में बहस में 2-3 सवाल निकले हैं, हमको लगता है आप जवाब ब्रेक के बाद देंगे, लेकिन 2-3 सवाल का महत्वपूर्ण यह है, एक तरफ कश्मीर का मसला जहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ चीन खड़ा है, दूसरी तरफ भूटान को लेकर चीन जिस एग्रेसिव मूड में है, और एक तरफ तिब्बत में आज ही एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और कल से बंगाल की खाड़ी में मालाबार एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। ये जो पूरे प्रोसेस में भारत का स्टैंड अब आने वाले वक्त में क्या होगा, और सिर्फ डिप्लोमेसी के आसरे या कुछ और? सुधांशु त्रिवेदी जी, रास्ता डिप्लोमेसी से निकलेगा, रास्ता युद्ध के हालात में, युद्ध सरी के हालात से जूझने से निकलेगा, या कुछ नई स्थितियां आएंगी? क्योंकि लगातार बीते 48 घंटों में डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहे हैं वो युद्ध की आहट दे रहे हैं। आवाज चली गई। नई स्थितियां आएंगी क्योंकि आवाज आ रही है सुधांशु जी? कि जिस प्रकार का माहौल भारत और चीन के बीच में बन रहा है वो नाजुक और संवेदनशील है, और वो उत्तरोत्तर चीन की तरफ से बढ़ाया जा रहा है जी। मैं कहना चाहूंगा कि विश्व के दो बहुत बड़ी महाशक्तियों के बीच में इस प्रकार का तनाव अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर के एरा में जो अमेरिका और रूस के बीच में दिखाई पड़ता था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश और जर्मन एम्पायर के बीच में दिखाई पड़ता था, ये उससे उसकी तुलना की जा सकती है। परंतु यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसा अभी संजय झा जी ने कहा, उनकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, समस्या अगर आप देखें तो वो जापान से भी उलझ रहा है, साउथ चाइना सी में उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात मानने से इनकार कर दिया, वो फिलीपींस से भी उलझता है, वियतनाम से भी उलझता है, और भारत से उलझने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक कारण मुझे नजर आता है, कारण यह है कि वो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अपने को भारत से अधिक मजबूत मानता होगा, जिसमें यथार्थ भी है। परंतु कूटनीतिक दृष्टि यदि हम देखें तो चीन उत्तरोत्तर अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। यदि चीन अपने को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहता है तो उसको एक जिम्मेदारी भी दिखानी होगी डिप्लोमेसी के लेवल पे। और मैं ये देख रहा हूं कि अगर वो हाफिज सईद और सलाउद्दीन जैसे लोगों का समर्थन करेगा और जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी से लेके भूटान तक दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पे असर पड़ेगा, और यहां पर भारत का पलड़ा उससे काफी ज्यादा भारी नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। तो मेरा यह मानना है कि चीन की ये हरकतें उनके सामरिक कारणों से अधिक कहीं ना कहीं कूटनीतिक कारणों से प्रेरित हैं, क्योंकि वह यह महसूस कर रहा है कि कूटनीतिक आधार पर उसका वह प्रभाव और वर्चस्व नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसकी वो अपेक्षा करता। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, चीन के साथ एक और समस्या यह है कि उसका जो समुद्री किनारा है वो भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के एक छोर पे है, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ जो अपना कॉरिडोर बना रहा है ग्वादर पोर्ट के माध्यम से, वो पर्शियन गल्फ और यूरोप के साथ यूज करके पर्शियन गल्फ को व्यापार करना चाहता है। और वन बेल्ट वन रोड का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, दोनों ही का जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है वो पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता होगा कि भारत इसमें एक बड़ा रोड़ा बन सकता है, तो यह एक दबाव की रणनीति भी हो सकती है। ओके स्वर्ण सिंह, आप ही ने शुरुआत किया इस बात को लेकर कि ये एक पोस्चरिंग है, लेकिन पोस्चरिंग के डायमेंशंस जो हैं वो युद्ध भी हैं, वो सामरिक तौर पर हथियारों का जमावड़ा भी है, वन रोड वन बेल्ट वाला जो हिस्सा है जो उनका सिल्क रूट है वह भी है। इन स्थितियों में क्या वाकई चाइना अलग थलग पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, या वो मजबूत हो रहा है?
मुझे लगता है एक नजरिए से देखें तो कह सकते हैं कि अलग थलग हो रहा है, पर दूसरी तरफ देखें तो कितने देश उससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। आज शायद 1 दर्जन देशों को छोड़कर विश्व के सारे जितने देश हैं उनका सबसे बड़ा व्यापार चीन से है। अभी उन्होंने जो एक सम्मेलन बुलाया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, वहां जिस तरह से देशों ने शामिल शिरकत किया। अब इसके दूसरे हिस्से पर आइए। अगर आर्थिक तौर पर देश, छोटे छोटे देश चीन पर निर्भर हो जाएं, पाकिस्तान हो गया है, नेपाल ने भी समझौता किया, वह भी इस मीटिंग में गया, भूटान को भी वह इसी रूप में लालच दे रहा है। भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम है, दूसरी तरफ अरुणाचल है। क्या चाइना इस सिचुएशन को डेवलप करना चाह रहा है कि सब उस पर निर्भर? आप देखें कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 2 देश दक्षिण एशिया से शामिल नहीं हुए थे, भारत और भूटान। तो इस खेल में पूरी कोशिश है कि किस तरह से भूटान को भारत से दूर हटाया जाए, और इस तरह का सिलसिला यदि और कई हफ्तों तक चलता है तो भूटान में अंदरूनी ऐसी आवाजें उठेंगी जिनको लगेगा कि चीन के साथ उनको हाथ मिलाने में शायद कुछ फायदा है। मेहता साहब, नहीं, मैं इस बात पे समर्थन नहीं करता कि भूटान के अंदर से आवाजें ऐसी निकलेंगी कि भारत का विरोध किया जाए। या एक और कोई देते, चामलिंग ने आज बयान दे दिया कि हम क्या इसीलिए भारत में शामिल हुए थे, सिक्किम के सीएम ने, कि एक तरफ बंगाल से पिसे, दूसरी तरफ नहीं। उनको तो अभी पीड़ा इसलिए है कि दार्जिलिंग में जो हो रहा है, दार्जिलिंग होने की वजह से अगर ये आवाज आने लगती है, NH32 जो सड़क जाती है सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक, वो नहीं, बेंगडुबी और NH10 जो है, हाँ, तो वो कट नहीं, बेंगडुबी से वो सड़क नहीं, वो मैं उस इलाके में काफी टाइम वो एक सड़क जाती है जो सिलीगुड़ी से होते हुए वो एक ब्रिज है, ब्रिज से सीधा तीस्ता नदी के अलग अलग गैंगटॉक जाती है। वो उसका एक साइड पर हमेशा ये ब्लॉक हो जाता है जब भी नॉर्थ बंगाल में कभी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जो नर बहादुर भंडारी, वो उधर एक लैंडस्लाइड भी आ जाता है, तो 2 वजह से वो सड़क ब्लॉक हो जाती थी। नहीं, आप जो सवाल उठाना चाह रहे हैं हम उस पर ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि सिक्किम के सीएम का कहना है 60,000 करोड़ का उनको नुकसान हो गया जो दार्जिलिंग में आंदोलन चल रहा है, कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि अगर आर्थिक तौर पर मजबूती मौजूदा वक्त की किसी भी देश के लिए जरूरत है, तो क्या चीन सामरिक और आर्थिक स्थितियों को मिलाकर इस इलाके में इंटरफेयर नए तरीके से? जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 की बैठक है, उसके साइड में ब्रिक्स की भी बैठक होनी है। उसमें चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, लेकिन अलग से कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं होगी उन हालातों के बीच जहां सीमा पर तनाव है। राजीव डोगरा जी, डिफेंस ट्रीटी अगर भूटान के साथ है तो डिप्लोमेटिक वे में इसका मतलब क्या है? क्या भारत की सेना भूटान में किसी तीसरे देश की मौजूदगी में रक्षा के लिए वहां रह सकती है? सर, डोगरा जी, आपकी आवाज हम लोग ठीक करा रहे हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हम जरा उस हिस्से को जरा क्लियर कर ले। जी मेहता साहब, देखिए, मैं वास्तव की बात बता रहा हूं। 2 बातें। पहली बात तो आप ही के आज तक के एक समारोह में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारी एक डिफेंस अरेंजमेंट है भूटान के साथ, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार हैं। वर्ड्स टू दिस इफेक्ट। ठीक है, वो पहली बात है। दूसरी बात, अभी सुभाष भामरे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, कल की बात है, उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या होना चाहिए। जी, भूटान, चाइना कहता है कि भारत को वहां से निकलना चाहिए, डोकलाम से। सुभाष भामरे जी कह रहे हैं कि
चाइना को वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि डोकलम डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पहला कदम चाइनीज ने उठाया है डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आने का, तो इसलिए उनको पहला कदम उठाना चाहिए। फिर अगर वो पीछे हटते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो सवाल आपने पूछा है कि डिफेंस ट्रीटी क्या है, मैं इसको आपको बहुत कम शब्दों में बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं फौज में था और मैं लास्ट 1986-87 में भूटान और सिक्किम में था, हमारा प्लान जो भूटान का है वो सिक्किम जैसा है। यानी कि हमारे फौजें हमेशा एक बटालियन वहां रहती है और बड़ी तादाद में फौजें तैयार हैं अंदर डिप्लॉयमेंट करने की। डिफेंस ट्रीटी का मतलब राजीव डोगरा जी, क्या माना जाए कि चाइना की फौज अगर वहां मौजूद है तो भारतीय सेना हरकत में आ सकती है? जी बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ जब डिफेंस ट्रीटी करता है वो इसलिए नहीं करता कि बैंड बाजा लेके सारी दुनिया को बताए कि इसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं। हमारी जो डिफेंस ट्रीटी भूटान के साथ है शायद चाइना की उससे ज्यादा भी मजबूत पाकिस्तान के साथ है। ये सबको पता है, पर चाइना कभी बताएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी गलती हमारी ये भी है कि हम इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो लूज कर रहे हैं चाइना के साथ। जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तभी से पता लग गया था कि चाइना अपनी हरकतों पे कुछ आने वाला है। उसके बाद हर रोज आप किसी भी इंडियन अखबार को उठा के देख लें, उसमें यही है, चाइना ये कह रहा है कि भारत ने आक्रमण किया है, चाइना ये कह रहा है कि भारत अंदर घुस गया है, चाइना ये कह रहा है कि हमारी 1890 में ट्रीटी थी, इसके कारण भूटान का ये हिस्सा हमारा है। जी, हमने कोई एग्रेसिव पोस्चर इंफॉर्मेशन वॉर में नहीं लिया, इसलिए हम जो हैं थोड़े से इसमें पीछे हट गए हैं। हमने ये तक नहीं कहा कि अगर 1890 की यहां ट्रीटी बता रहे हो तो 1893 की हांगकांग की ट्रीटी क्यों नहीं बताते, जहां आपने परपेचुटी में ब्रिटेन को दे दिया था। तो जहां चाइना को सूट करता है वो ट्रीटी सामने रख देता है, जहां नहीं सूट करता वो ट्रीटी को कचड़े के उसमें डाल देते हैं। पर इस सबसे बढ़ के जो जरूरी चीज है इस सारे मुद्दे में कि हम इंफॉर्मेशन वॉर लूज कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में पर वर्ल्ड ओपिनियन में, और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। दूसरी चीज इतिहास की मैं ये बताना चाहता हूं कि 62 वॉर के बाद हम आइसोलेटेड थे, जबकि हम नॉन अलाइंड वर्ल्ड के तब लीडर थे। तो हमको इतना अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए वर्ल्ड ओपिनियन का, अगर हम शुरू से ही चूक कर रहे हैं। सुधांशु जी, लगता है कि जी हाँ बताएं, पॉलिटिकल तौर पे हमको लगता है कि रास्ता किस रूप में निकलेगा, कैसे निकलेगा, और जिस पोस्टरिंग का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे थे वो उसके आगे की एक दूसरी लड़ाई भी है। उसमें सिर्फ युद्ध सेना से नहीं लड़ा जाता है, बाकी भी माध्यम होते हैं। जी देखिए, डोगरा जी ने जो बात कही, सिर्फ युद्ध सेना से नहीं लड़ा जाता है, बाकी भी माध्यम होते हैं। जी देखिए, डोगरा जी ने जो बात कही उनकी बात को मैं गंभीरता से लेते हुए कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चीन एक दुष्प्रचार करता है और हम उस दुष्प्रचार का प्रभावी उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, कूटनीतिक स्तर पर भी। और यह सही है कि चीन जिस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को प्रयोग करता है, जिस आधार पर उसने तिब्बत पे अपना दावा किया था, गलती से हम लोगों ने उस समय उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस आधार पर दावा माना जाए तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब कुछ भारत का हिस्सा होना चाहिए। परंतु आज की जो स्थिति है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आने के बाद भी कई चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे उदाहरण याद करिए, पहले बांग्लादेश में वो बिगेस्ट आर्म सप्लायर था, आज हालात वो नहीं है चीन के बांग्लादेश के साथ जो पहले थे। बर्मा की सरकार के साथ वो स्थिति नहीं है चीन की जो आज से 5-6 साल पहले हुआ करती थी। यहां तक कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट के लिए उनकी बातचीत पहले चल रही थी, इधर पिछले कुछ वर्षों से वो हालात नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीन भी इस बात को रियलाइज कर रहा है कि भारत को घेरने का जो वो प्रयास कर रहा था, उसमें पहले वो जिस प्रकार की जकड़न बनाने की स्थिति में था, वह स्थिति अब वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। लेकिन नेपाल इसके साथ खड़ा हुआ है, प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, नेपाल में भी आप याद करिए कि जिस जमाने में वहां माओइस्ट की सरकार थी, यानी माओइस्ट की मेजॉरिटी के साथ सरकार थी, तब जो चीन का दबदबा और प्रभाव था
वो दबदबा आज के में कमी आई है, यह भी एक यथार्थ है। तो कहीं ना कहीं भारत ने भी अपनी कूटनीति दक्षता के साथ आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग की है, और ये चीन की जो प्रक्रिया है ये उसी की तरफ है। और भूटान पे उसने क्यों हाथ उठाया? क्योंकि चीन भी ये समझता है कि भारत जैसे देश के साथ सीधे लड़ते हुए वो नहीं देखना चाहेगा, इसलिए वो घुमाकर कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। परंतु भारत भूटान के हितों का संरक्षण करने के लिए भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। संजय झा जी, पहली यात्रा विदेश की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद की, वो भूटान ही था। भूटान स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और पहली बार उसी को लेकर, उसी की जमीन को लेकर भारत और चीन की फौज आमने सामने खड़ी है। अब आगे का रास्ता डिप्लोमेसी से ही जाएगा या कुछ और रास्ता है? कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंताजनक ये जो गतिविधियां हैं, क्योंकि आप यदि नेपाल और भूटान को देखिएगा तो जिस तरीके से चीन अब नेपाल पर हावी हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल हमारे सीमा के पास आ जाएगा। भूटान का भी उसी तरह से आप उदाहरण को देखिए। और मैं समझता हूं कि चीन ने जिस तरीके से अभी सिक्किम के बारे में टिप्पणी की है, उन्होंने कहा यह राज्य हनन हुआ, उन्होंने तो हमारे आंतरिक विषय पर उन्होंने दखल अंदाजी किया है, उन्होंने हस्तक्षेप किया है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका कड़ा से कड़ा, मैं समझता हूं कि जवाब दे, क्योंकि सिक्किम के बारे में उनका बातचीत करना, चीन ने यदि कहा है कि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे, वो बहुत ही, मैं समझता हूं, एक गलत संदेश है। और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको जल्द से जल्द रोकें। और मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, ये मत भूलिएगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक उनका जो एक सोच था चीन पर, वो बदल गया है। और मैं समझता हूं इस पर गौर करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले उन्होंने एक तरीके से अपने बयानबाजी या ट्विटर पे उन्होंने संदेश दिया कि वो चीन के साथ उनके रिश्ते काफी तनाव से भरे रहेंगे, क्योंकि उनको चीन के ढेर सारे ट्रेड डेफिसिट हो या इंटरनेट हैकिंग को लेके वो बहुत नाखुश थे। लेकिन जब से ये उत्तर कोरिया का ये उनकी जो न्यूक्लियर परमाणु बम जब से वो फाड़ने शुरू किए हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये, शायद उनका मकसद है अब कि वो चीन का सहायता लेंगे कि वो कैसे न कैसे उत्तर कोरिया पर दबाव डालें। इसीलिए भारत को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका पर आप भरोसा न करें, क्योंकि यदि हमारे बीच में मेरा पूरा विश्वास है कि युद्ध के हालात नहीं बढ़ने चाहिए, परंतु यदि जो भी तनाव होगा, ये यदि हम अपने तरफ विश्वास रखते हैं कि अमेरिका हमारे साथ रहेगा, तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। ओके, स्वर्ण सिंह जी, हम उसके दूसरे एस्पेक्ट पे जरा सा हम एक कमेंट चाहेंगे, क्योंकि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक लिखा है कि अब चीनी कंपनियां कम निवेश करें भारत में। जब मैसेज, क्योंकि चीन लगातार जाना जाता है कि वो अपने आर्थिक उसको भी विस्तार देता है, अपने बिजनेस को भी विस्तार देता है, और इकोनॉमी में दुनिया में वो नंबर 1 है, और उस स्थिति में और मजबूत चाहता है खुद को। तो ये मैसेज फिर क्या है? देखिए, ये तो उसी का हिस्सा है जो दूसरी कई बातें कही जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद निवेश के द्वार खोल दिए गए, और लगा के 30-40 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा चीन भारत में। तो उस पर पिछले 1.5 साल से जितनी अड़चनें दूसरी तरह से आई हैं भारत और चीन के रिश्तों में, कुछ नहीं, अभी तक हम लोग कहते थे कि चीनी माल का इस्तेमाल ना करें। नहीं, निवेश को हम वेलकम कर रहे थे, निवेश को वेलकम करते हैं। और उसके अलावा चीन ने कई रास्ते दूसरे भी ढूंढे हैं, जो कि वो कंसोर्टियम्स में घुसकर भी यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। नाम के तौर पर किसी दूसरी कंपनी को आप काम देते हैं, पर उसका काम पीछे से चीनी कंपनियां ही कर रही होती हैं। तो चीन एक तरह से काफी निवेश कर चुका है भारत में और कर रहा है, और हमने खोल दिए थे दरवाजे। हम लौट, एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरी तरफ लगातार चीन का मीडिया, तीसरी तरफ इस बात का भी जिक्र कि हम कोई एडवाइजरी चीनी नागरिकों के लिए जारी कर देंगे। जनरल मेहता साहब, अब हम लोग आखिरी राउंड में हैं, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वार है, या साइकोलॉजिकल वार से आगे जाने से पहले की एक साइकोलॉजी है? ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर जैसे कहा गया है, ये खेला जा रहा है। और ये क्यों खेला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि हम पहले ब्लिंक करें, और उनकी मांग क्या है कि आप अपने जो डोकलम पर जो भारतीय सेना भूटानी टेरिटरी में आ गई है, डोकलम में, आप उनको पहले वहां से उठाइए, फिर आगे की बातचीत होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले ब्लिंक कौन करे, इस दिशा में ये पूरा बात जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि
इस हालत में ये दिन दिन पर जो 1962 की बात हो रही है, दिन दिन पर 10 साल पीछे है भारत, उनका जो मिसाइल्स है वो इनएक्यूरेट है, हमारी इकोनॉमी 10 दफा बढ़ी है, ये सब साइकोलॉजिकल वॉर है। दूसरी बात, मिलिटरीली जिस स्थिति में अभी आप चुंबी वैली को अगर आप नक्शे पे देखें तो वो 20-40 किलोमीटर के बीच में उनकी फौजें वहां एक घाटी के अंदर, बिल्कुल, और दोनों शोल्डर्स के ऊपर भारतीय फौजें कायम हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो चाइनीज हैं वो इसको कोई बॉर्डर इंसिडेंट जिसमें गोलीबारी हो, स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल हो, जी, आपको भी लगता है कि ये ब्लिंक की स्थिति है और चाइना का पूरा साइकोलॉजिकल वाल इस दिशा में है कि भारत पहले ब्लिंक करे? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जी। कारण क्या, एक और बात समझिए, चीन की अर्थव्यवस्था अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रही है जी। आपने तमाम जगह पढ़ा होगा, वहां बड़े बड़े बने हुए घोस्ट सिटीज हैं और कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो उसे इस बात का भी एक आभास है कि यदि सैचुरेशन पॉइंट से वो नीचे गए तो उसकी प्रतिस्पर्धा भारत से ही होने वाली है, तो वो उसके लिए पहले ही एक दबाव बना के रखना चाहता है। और दूसरा कारण यह है कि आसपास चीन के जितने भी देश हैं उसमें सबसे शक्तिशाली देश पॉलिटिकली भारत ही है। तो वो यह भी एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहा है कि यदि वो भारत को दबाव में लेने में सफल हो गया तो जापान से लेके और बर्मा तक के सारे देशों में एक संदेश चला जाएगा कि चीन के वर्चस्व को चुनौती देना संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है। खुद को तैयार करना, या इजराइल दोस्त है, अमेरिका दोस्त है, जापान दोस्त है, इनके भरोसे कहीं अब अपने आप को मजबूत दिखाना, स्थिति क्या है? प्रसून जी, देखिए, हमें खुद सावधान होना पड़ेगा, हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, हर देश अपने हित पर काम करेगा। और मैं सुधांशु जी से थोड़ा सहमत रखता हूं, लेकिन एक बात से मैं नहीं इत्तेफाक रखूंगा। देखिए, चीन का अर्थव्यवस्था आज भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शानदार है। और ये मत भूलिएगा कि वन बेल्ट वन रोड पर वो रशिया से लेके अमेरिका भी उस पर एक तरीके से हिस्सेदार होने वाला है। और एक नया एक्सिस है हमारी सीमा पर, हमारी सरहद पर, वो है रशिया, पाकिस्तान और चाइना। तो देखिए, हमें अभी इस वक्त हमें कोई अहंकार न हो, कोई घमंड न हो, हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सोन सिंह जी, क्या सिर्फ संयम ही जरूरी है अभी? मुझे लगा ये बात बहुत ठीक कही उन्होंने कि हमें बहुत संयम से काम लेना होगा इस वक्त, क्योंकि चीन की जितनी ओवर कैपेसिटी है फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, मैन पावर में, उनकी एक कंपल्शंस भी है कि वो इस तरह की दुनिया भर में कनेक्टिविटी तैयार करे। और एक तरह से इसी का हिस्सा ये हो सकता है कि डोकलाम में भी सड़क बनाने जा रहे हैं वो, और बहुत से दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं इसमें। पर उसका असर निकलता है सामरिक तौर पर बड़े देशों की आपस में जो इक्वेशंस हैं उस पर उसका कैपेसिटी है, लीवरेजेस हैं, इस वक्त हमसे ज्यादा हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा। और इसलिए साथ इसके कि हम दूसरे देशों को जोड़ें अपने साथ, अपने देश में भी हमें तरक्की और जो है बनाए रखनी होगी, और अपने पड़ोसी देशों को खासकर बहुत ध्यान से अपने साथ